नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मीरा फिजियो, आपके इंडिया चेन ऑफ फिजियोथेरेपी क्लिनिक। तो मैस्टेक्टॉमी के लास्ट वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था कि मैस्टेक्टॉमी कहाँ होता है, ठीक है। और ये ब्रेस्ट में हमने देखा था कि मैस्टेक्टॉमी जो होता है ब्रेस्ट में होता है। और ब्रेस्ट में क्यों होता है? ब्रेस्ट कैंसर के कारण। तो हमने कैंसर क्या होता है ये देखा था। फिर हमने देखा था कि ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, कितने टाइप क्या होता है और इसकी कितनी स्टेजेस होती हैं। हमने ये मैस्टेक्टॉमी के पहले वाली वीडियो में देखा था। आज हम देखेंगे कि मैस्टेक्टॉमी जो है उसका कॉज क्या है और ये प्रिवेंशन क्या है, साइन एंड सिम्टम क्या है, ये चीजें हम इसमें आज देखेंगे। तो अब हम देखते हैं इसके कॉज। तो आप जैसे ही डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपका जो एबनॉर्मली ब्रेस्ट की ग्रोथ होती है वो उन्हें पता रहती है, ठीक है। तो ये जो सेल होते हैं कैंसर सेल, वो बहुत जल्दी डिवाइड होते हैं और साथ ही साथ वो क्या करते हैं, जमा होने लगते हैं। जो आपके हेल्दी सेल्स हैं जितने जल्दी वो डिवाइड नहीं होते उतने जल्दी आपके ये कैंसर सेल डिवाइड होते हैं और वो जमा होने लगते हैं। जमा होके वो एक लंप या एक मांस के टुकड़े का जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और जो ये सेल जो फैलता है, जो कैंसर सेल बॉडी में जो फैलता है उसे हम क्या कहते हैं, मेटास्टेसाइट, ठीक है। जो कि हमारे ब्रेस्ट से होके हमारे लिम्फ नोड्स में जाता है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया ही था कि लिम्फ नोड में अगर एक बार स्प्रेड हो गया है तो बाकी और बॉडी के पार्ट में इजीली वो स्प्रेड हो जाता है। जो ब्रेस्ट कैंसर है वो इसकी शुरुआत होती है हमेशा मिल्क प्रोड्यूसिंग वाले सेल से, ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर की जो शुरुआत होती है वो हमारे डक्ट से शुरू होती है जहाँ से हमारा मिल्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है। साथ ही साथ जो ब्रेस्ट कैंसर है वो आपके ग्लैंडुलर टिश्यू में भी होता है जिन्हें हम लोब्यूल्स कहते हैं, वहां पे भी ये शुरू होता है। और साथ ही साथ वो आपके ब्रेस्ट के जो आसपास के सेल हैं उनमें भी होता है और साथ ही साथ ब्रेस्ट के सेल में या ब्रेस्ट के टिश्यूज में भी फैलने लगता है। अब एक रिसर्चर के हिसाब से देखा जाए तो इस पर रिसर्च की गई कि ब्रेस्ट कैंसर कैसे होता है। तो इसमें पाया गया कि ब्रेस्ट कैंसर के पीछे सबसे बड़ा कारण हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, लाइफस्टाइल भी हो सकती है, एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। ये सब चीजें क्या करती हैं, हमारा जो रिस्क है ब्रेस्ट कैंसर होने का उसको बढ़ाती हैं। बट ये बात अभी भी समझ में नहीं आई है कि ब्रेस्ट कैंसर उनमें भी डेवलप हो जाता है जिनमें इसके रिस्क के कोई फैक्टर नहीं होते हैं। तो एक तरीके से कहा जाए तो ब्रेस्ट कैंसर या किसी भी प्रकार का कैंसर होने के चांसेस जो है वो अननोन भी होते हैं, क्योंकि जो हेल्दी है, फिट है, जिनका हार्मोनल लेवल भी सही है, लाइफस्टाइल भी सही है, एनवायरमेंटल फैक्टर भी उनके आसपास के जो है वो भी सही है, फिर भी उन्हें ब्रेस्ट कैंसर देखा गया है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है कि जेनेटिक जो हमारा है जीन्स, उसमें डिसफंक्शन हो जाना। अगर जेनेटिक कोडिंग में डिसफंक्शन हो गया है तो जीन्स में डिसफंक्शन हो गया है तो फिर हमें कैंसर हो सकता है। सबसे बड़ा जो कॉज है कैंसर होने का वो है सिर्फ जेनेटिक कॉज, ठीक है। हमारे यहाँ पे 5 से 10% जो ब्रेस्ट कैंसर होते हैं उनमें जीन म्यूटेशन सबसे ज्यादा देखी गई है। जीन म्यूटेशन मतलब कि आपकी फैमिली में अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर या किसी भी प्रकार का कैंसर देखा गया है तो ये आपको कैरी हो सकता है। हमारे जो जीन्स होते हैं, जो डीएनए होता है, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ही लेके आता है। तो अगर किसी में आपकी आपकी फैमिली की हिस्ट्री में आपके दादा बाबा या सिस्टर को या किसी को भी ब्रेस्ट कैंसर या और किसी कैंसर के चांसेस थे या हुए हों तो ये पॉसिबल है 5 से 10% लोगों में तभी ब्रेस्ट कैंसर देखा गया है जब उनकी फैमिली हिस्ट्री में ब्रेस्ट कैंसर पाया गया था। अब क्या होता है कि हमारे जो हमारे बॉडी में बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, जो कि परिवर्तित होते रहते हैं। और
इसी के साथ साथ इसमें हमारे जीन्स आते हैं BRCA1 और BRCA2, जीन 1 जीन 2, जो कि सबसे बड़े रिस्क फैक्टर होते हैं हमारे शरीर में, जो कि ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर के कॉज बनते हैं। ठीक है, तो जो BRCA1 जो जीन है और BRCA2 जीन जो है, ये हमारी बॉडी में ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर के चांसेस जो है इनको बढ़ा देते हैं। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में बहुत स्ट्रांगली कैंसर है, तो आपका डॉक्टर ब्लड टेस्ट से या कोई स्पेसिफिक कोई टेस्ट से, जैसे बायोप्सी से, इन सब चीज़ों से पता लगा सकता है कि आपकी फैमिली में जो है ब्रेस्ट कैंसर था, तो आप में इसके चांसेस है या नहीं है, क्योंकि वो जो म्यूटेशन हो रही है, जो परिवर्तन होता है जीन्स में, BRCA जीन्स में, वो पास होता है फैमिली के साथ। ठीक है, तो अगर आपकी फैमिली में अगर ये चीज़ें हैं कि आपकी फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है, तो बिल्कुल आप डॉक्टर को दिखाइए, अपने जेनेटिक डॉक्टर से काउंसिल करिए कि वो आपका जो बॉडी का इंस्पेक्शन करे, पता करे कि अगर आपको कैंसर है या नहीं है, चांसेस तो नहीं है। इससे ये बेनिफिट होगा कि हम टाइम से पहले उसे रोक सकेंगे। साथ ही साथ आपके आगे वाली पीढ़ी में इसके चांसेस को भी हम रोक सकेंगे। इसलिए अगर आपकी फैमिली में किसी को कैंसर है, तो आप हमेशा खुद को अवेयर करके रखें और डॉक्टर से कंसल्ट भी करते रहें। अब हम देखेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या-क्या है हमारे ब्रेस्ट कैंसर में। तो सबसे पहला है कि आपको आपके ब्रेस्ट में, आपके स्तन में लंप दिखाई देगा, एक लटका हुआ सा मांस, जो कि बहुत मोटा होगा, लचीला होगा, ठीक है? और आपके पूरे ब्रेस्ट में आपको बहुत थिकनेस महसूस होगी, मोटापन महसूस होगा, टेंडरनेस होगी, आप दबाएँगे तो आपको दर्द होगा, आप टच भी करेंगे तो आपको दर्द होगा। तो ये चीज़ें आपको ब्रेस्ट में देखने मिलेगी, ब्रेस्ट में लंप, साथ में ब्रेस्ट में थिकनेस भी रहेगी। आपके ब्रेस्ट का जो साइज़ है वो चेंज हो जाएगा, शेप जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है? ब्रेस्ट का जो अपीयरेंस होता है, जो आपका साइज़, नॉर्मल शेप जो है, उनमें चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। आपके ब्रेस्ट की जो स्किन है, उसमें भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। रेडनेस, गरम रहना, ये चीज़ें देखने को मिलेगी। कहीं-कहीं पे गड्ढे भी देखने को आपको मिल सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक नया निप्पल ही आपका उग के आ जाए। ये चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ आपके जो ब्रेस्ट की स्किन है, वो उखड़ पपड़ी जैसी निकल सकती है, ठीक है? और साथ ही साथ उसमें क्या हो सकता है कि वो पाउडर फॉर्म में भी निकल सकती है, और पपड़ी जो पहली लेयर होती है हमारी स्किन की, वो पपड़ी जैसे झड़ने भी लग सकती है। और जो हमारे निप्पल के आसपास का जो एरिया है, जो ब्लैकिश एरिया होता है निप्पल के चारों तरफ, जिसको एरेोला बोलते हैं, उस पे भी ये चीज़ देखने को आपको मिलेगी। साथ ही साथ उसमें आपको लालपन दिखाई देगा, गड्ढे दिखाई देंगे स्किन के ऊपर, और एक ऑरेंज कलर का आपका स्किन का कलर रहेगा, साथ ही साथ वो गरम भी रहेगा। ये देखिए, ये है लम्प, ये देखने को मिलेगा, स्किन पे डिंपल देखने को मिल सकते हैं। आपका कलर और उसका जो टेक्सचर है आपके स्तन का, वो भी चेंज हो सकता है। निप्पल अजीब से हो सकते हैं, चौड़े, फैले हुए, और साथ ही साथ उनमें स्किन भी निकल सकती है, दर्द भी आ सकता है, और आप ऐसा भी हो सकता है कि आपको निप्पल में से फ्लूइड के लीक होने जैसा लगे कि मेरे निप्पल से कुछ लिक्विड लीक हो रहा है, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। अब हम बात करेंगे इसके रिस्क फैक्टर पे। ब्रेस्ट कैंसर का जो रिस्क फैक्टर है वो अननोन है एक तरीके से, क्योंकि जीन्स में हमारा कंट्रोल नहीं है, जीन्स में हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। कुछ विमेन्स में रिस्क फैक्टर होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं, उसके बावजूद भी उन्हें रिस्क रहता है ब्रेस्ट कैंसर का। हम सभी को रिस्क है ब्रेस्ट कैंसर होने का, क्योंकि इसका कॉज जो है वो अननोन है, जीन ही इसका सबसे बड़ा कॉज है। तो इसके कुछ रिस्क फैक्टर हम आगे देखते हैं। बीइंग अ फीमेल, जो महिलाएं हैं उनमें सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिला है आदमियों से ज्यादा। एज, उम्र के साथ साथ भी लोगों में बहुत ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस देखने को मिलते हैं। जितना ओल्ड एज होते जाते हैं वीमेंस, उतना ज्यादा उनमें चांस होता है ब्रेस्ट कैंसर होने का।
अगर आपकी फैमिली में ही पर्सनली आपकी खुद की अगर हिस्ट्री रही हो कि आपको ब्रेस्ट कैंसर हुआ हो, उस टाइम पे आपकी ब्रेस्ट की बायोप्सी हुई है। ब्रेस्ट बायोप्सी होता है कि ब्रेस्ट में जहाँ कैंसर सेल है वहां से उसको थोड़ा सा कलेक्ट करके टेस्ट के लिए लेबोरेटरी में भेजना, तो वो ब्रेस्ट की बायोप्सी होती है। तो अगर आपकी पर्सनल हिस्ट्री ही ये रही है कि आपको पहले ब्रेस्ट कैंसर था, फिर आपकी उस टाइम ब्रेस्ट की बायोप्सी हुई, तो भी आपको ये रिस्क रहेगा कि आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। अगर पहले कभी आपको एक साइड के जो आपका स्तन है, एक साइड का जो ब्रेस्ट है, उसमें अगर कैंसर हुआ है, तो दूसरे साइड में भी आपको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। आप उस टाइम पे रिस्क में रहते हैं। या तो फिर आपकी फैमिली में आपकी मम्मी को, बहन को, आपकी बेटी को, किसी को भी अगर ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, स्पेशली यंग एज में, ठीक है, तो इसमें चांसेस बढ़ जाते हैं ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर होने के। फैमिली हिस्ट्री में ब्रेस्ट कैंसर है तो मतलब आप में चांसेस हैं ब्रेस्ट कैंसर के होने के। अब कुछ जीन म्यूटेशन भी एक रिस्क फैक्टर होता है, जैसे अभी मैंने कॉज बताया था BRCA1, BRCA2। तो अगर इन जीन का म्यूटेशन होने लगा है, ये धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं, कैंसर सेल के साथ मिक्स हो गए हैं, तो एक जो जीन्स है ये अगर है आपके बॉडी में रिस्क में, तो आपको कैंसर होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये जैसे ही उस सेल के साथ मिलते हैं तो ये बढ़ना शुरू हो जाते हैं, आक्रमण करने लगते हैं ब्रेस्ट कैंसर या किसी भी बॉडी के पार्ट में। तो जीन्स भी एक रिस्क फैक्टर होता है, जो फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी के आपको रहा हो कैंसर, तो वो जीन से कैरी होता है, तो जीन भी एक बहुत बड़े रिस्क फैक्टर है। अगर आप रेडिएशन के एक्सपोजर में रहते हैं, स्पेशली आपका जो चेस्ट का एरिया है, जो छाती वाला एरिया है, अगर यंग एज में या फिर चाइल्डहुड में अगर आप उस टाइम पे रेडिएशन के एक्सपोजर में रहे हैं, तो भी आपको चांसेस हैं कि आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। ओबेसिटी, मोटापा, अगर आप बहुत एक्सेसिव ओबेस हैं, तो भी आप रिस्क में हैं कि आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। और अगर 12 साल से कम की उम्र में अगर आपको मासिक धर्म या पीरियड शुरू हो गए हैं, तो भी आप रिस्क में हैं कि आपको ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस हैं। अगर एक जो आइडियल एज है 45 से 50, इसके बाद भी अगर आपके मासिक धर्म आ रहे हैं, तो भी आप रिस्क में हैं कि आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। और अगर 30 की उम्र के बाद आप बच्चे के लिए तैयार होते हैं या बच्चा आपको 30 की उम्र के बाद होता है, तो भी आप में रिस्क होते हैं ब्रेस्ट कैंसर होने के। या फिर आप अगर माँ नहीं बन सकते हैं, आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं, तो उन वीमेंस में भी देखने को मिलता है, और वो सबसे ज्यादा रिस्क में होती हैं ब्रेस्ट कैंसर की। और अगर आप बहुत ज्यादा अल्कोहल लेते हैं, बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, तो भी आप रिस्क में हैं ब्रेस्ट कैंसर होने के। तो ये थे हमारे रिस्क फैक्टर। अब आता है हमारा पोस्ट मेनोपॉजल हार्मोन थेरेपी। कुछ लोगों में जो हार्मोन होता है फीमेल्स में, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये हार्मोन उनके लिए बहुत जरूरी होता है। तो कुछ में अगर मीनोपॉज यानी कि पीरियड्स बंद होने के बाद हार्मोन्स की कमी हो गई है, तो वो अक्सर हार्मोन थेरेपी लेते हैं। हार्मोन थेरेपी जो है वो सबसे बड़ा रिस्क बन जाता है उस वक्त जब आप मीनोपॉजल मासिक धर्म के खत्म होने के बाद अगर हार्मोन थेरेपी ले रहे हैं, तो वो आपका एक रिस्क फैक्टर की तरह काम करता है कि आपको ये ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। अगर आप उसकी मेडिकेशन भी ले रहे हैं, तो भी आपको ये चांसेस होते हैं कि आपको ब्रेस्ट कैंसर इसमें हो सकता है। अब हम बात करेंगे इसके प्रिवेंशन पे। हमेशा ध्यान रखें, जब भी आपको लगे कि मेरे ब्रेस्ट में थोड़ी सी भी कुछ अनबन, ऊंच नीच, 10-20 का कुछ फर्क आ रहा है, तो अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। वो आपका स्क्रीनिंग करेगा, आपके ब्रेस्ट को एग्जामिनाइन करेगा, साथ ही साथ कुछ डायग्नोसिस टेस्ट भी करेगा, जिससे ये डिटेक्ट हो जाएगा कि आपको कैंसर है या नहीं है। सही वक्त पे अगर कैंसर का पता चल जाए तो बहुत अच्छा होता है।
एक स्टेज के बाद अगर हमें पता चलता है तो उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमेशा अपने हेल्थ के लिए अवेयर रहें, स्पेशली कैंसर जैसी चीज़ों के लिए हमेशा खुद को ऑब्जर्व करें, खुद की बॉडी को ऑब्जर्व करते रहें। अब प्रिवेंशन में अगर आप ड्रिंक करते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, तो उसे थोड़ा कम करें। अगर आप कम पिएँगे या फिर आप ना ही पिएँ तो बहुत ही अच्छी बात है, ये आपके स्वास्थ्य के लिए वैसे भी हानिकारक है, पर अगर आपसे नहीं होता है कंट्रोल पर तो थोड़ा कम पिएँ। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में ब्रेस्ट कैंसर के केसेस रहे हैं, तो आप हमेशा अपने ब्रेस्ट को एग्ज़ामाइन करते रहें। आप हमेशा अपने ब्रेस्ट में अगर कुछ आपको लंप दिख रहा है या कुछ अजीब से साइन आ रहे हैं, जो मैंने भी साइन एंड सिम्पटम्स बताया, ऐसा कुछ आपको देखने को मिल रहा है तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपने डॉक्टर से बात करें। बट बात ये है कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए अवेयर होने से हम इसे प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। हम अच्छे लाइफ़स्टाइल से, अच्छी जीवन शैली से, अपने आस-पास के एनवायरनमेंट को अच्छा रख के इनसे ही हम कैंसर के जो चांसेस है उनको कम कर सकते हैं। तो हमेशा अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में कैंसर के चांसेस रहे हों, तो आप हमेशा अपने आप को एग्ज़ामाइन करें, अपने ब्रेस्ट को एग्ज़ामाइन करते रहें कि मेरे में ब्रेस्ट में कोई डिफ़ॉर्मिटी तो नहीं होती जा रही है, उसे इग्नोर ना करें। और अगर आप हार्मोनल थेरेपी ले रहे हैं, तो आप रिस्क में होते हैं कि आपको कैंसर हो सकता है। तो हमेशा हार्मोन थेरेपी लेने से पहले अपने डॉक्टर से इसके बेनिफिट्स और इसके साइड इफ़ेक्ट को कंसल्ट कर लें अच्छे से, उसके बाद ही लें। साथ ही साथ जो हमारे मेनोपॉज़ जो मासिक धर्म के खत्म होने के जो एक्सपीरियंस होता है, जो एक बेचैनी रहती है, एक अनोइंग सा हमें जो फ़ील होता है, उस कारण से भी महिलाएँ ये जो हार्मोन थेरेपी है उनको ले लेती हैं। पर वो आपके चांसेस को बढ़ा देता है ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस को। तो आप अगर हार्मोन थेरेपी ले रहे हैं तो हमेशा उसको थोड़ी कम डोज़ में लें, ज़्यादा डोज़ का इस्तेमाल ना करें, वो आपके रिस्क को बढ़ा देगा। इसलिए हार्मोन थेरेपी को अगर लेना है तो थोड़ा कम डोज़ में लें, डॉक्टर से कंसल्ट करके लें कि मैं किस डोज़ तक मैं इस रिस्क फैक्टर में नहीं रहूँगी कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो सकते हैं। तो उसके बाद ही आप अपना हार्मोन थेरेपी लें। डेली एक्सरसाइज़ करें। अगर आपकी बॉडी फिट रहेगी तो आपका हेल्थ भी फिट रहेगा। हमेशा डेली 30 मिनट की एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। ये आपको एक्टिवली खुद ही बॉडी एक्टिव करती है। आप एक्टिव रहेगी आपकी बॉडी खुद से, तो ये बीमारियों के चांसेस भी धीरे-धीरे कम होने लगते हैं। अपने वेट को मेंटेन करके रखें। अगर आप ओबेस हैं, तो आप उस पे ध्यान दें और उसे कम करें। ओबेस होना सबसे बड़ा कारण होता है किसी भी बीमारी के होने का। अच्छा खाना खाएँ, हेल्दी खाना खाएँ और अगर आप हमेशा ये बात ध्यान रखें, अगर हमें अपने वेट को मेंटेन करना है, तो आप जितना कैलोरी खा रहे हो, उतना कैलोरी उसे बर्न भी करना चाहिए। एक्टिव आप जितना काम करेंगे, उतना ही आपकी कैलोरी बर्न होगी। जितना आप खा रहे हैं, उससे हमेशा 1 एंड हाफ ज़्यादा एक्सरसाइज़ करें। इससे आपके हेल्दी रहने के चांसेस बढ़ेंगे, वेट भी नहीं बढ़ेगा और अगर आप इसको मेंटेन करेंगे, तो आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा। तो हमें हमारा मेंटेन रखना चाहिए अपने वेट को। हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। जो सप्लीमेंट्स लेते हैं, वो भी अच्छी बात है, जो नहीं लेते हैं, जो हमारा दाल और इन सब से ही रहते हैं, वो भी अच्छी बात है। दोनों ही चीज़ें जो हैं वो अच्छी हैं, तो हमेशा कोशिश करें कि अच्छा खाएँ। और जैसे ऑलिव ऑयल होता है और मिक्स्ड नट्स जो होते हैं, ड्राई फ्रूट्स, नट्स जो होते हैं, वो कम करते हैं ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस। तो ऑलिव ऑयल और मिक्स्ड नट्स को हमें अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। साथ ही साथ जो प्लांट बेस्ड फूड होते हैं, जैसे कि हमारे फल, सब्जी, अनाज, दालें और हमारे मूँगफलियाँ, ये सब जो है ये अच्छी डाइट है, हमें हेल्दी रखती हैं, हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, फैट प्रोवाइड नहीं करती हैं, तो वेट भी मेंटेन रहता है और हेल्दी डाइट भी मेंटेन रहती है। साथ ही साथ हेल्दी फैट चूज़ करें।
हमेशा जो फैट अगर आप खा रहे हैं वो भी हेल्दी यूज करें, ऑलिव ऑयल यूज करें बटर की जगह पे, फिश का इस्तेमाल करें रेड मीट की जगह पे। तो अच्छा खाएं, अच्छे रहें और वेट भी कम रहेगा और आप भी स्वस्थ रहेंगे। तो ये थे हमारे प्रिवेंशन ब्रेस्ट कैंसर से बचने के। अब हम देखेंगे हमारा डायग्नोसिस, कि हम कैसे डायग्नोज करते हैं हमारे ब्रेस्ट कैंसर को। तो सबसे पहला हमारा ब्रेस्ट का एग्जाम है। आपका डॉक्टर या फिर आप खुद भी ये कर सकते हैं कि आपके ब्रेस्ट पे कोई ऐसा लंप तो नहीं है, आपके अंडर आर्म्स में जो नोड्स हैं, लिम्फ नोड्स मैंने बताए थे आपको, उनमें टच करने पे दर्द तो नहीं है, अंडर आर्म्स में दर्द तो नहीं है, आपके हैवी तो नहीं फील हो रहा है ब्रेस्ट में, जो भी आपको मैंने साइलेंट सिम्टम्स बताए अगर वो है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए या फिर डॉक्टर आपको खुद एग्जामाइन कर लेगा। फिर आता है मैमोग्राम। मैमोग्राम जो होता है वो चेस्ट का एक्सरे होता है, हमारे ब्रेस्ट का एक्सरे होता है। इसमें क्या होता है, जो आपका ब्रेस्ट कैंसर होता है वो स्क्रीन किया जाता है। अगर कोई एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट होती है उस टाइम पे स्क्रीन पे आपके मैमोग्राम की, तो फिर वो फर्दर आगे प्रोसीजर में बढ़ाते हैं कि ये जो एबनॉर्मलिटी है ये कैंसर है या नहीं है। तो मैमोग्राम में आपके स्क्रीन के ऊपर ही आपको कैंसर की एबनॉर्मलिटीज दिखाई देती है, लंप और ये नॉर्मली जो सेल डेवलप हो रहे हैं वो चीजें मैमोग्राम में आपके स्क्रीन पे ही दिखाई देती हैं हमें। फिर आता है ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड। इसमें अल्ट्रासाउंड जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो डीप जाती हैं बॉडी में और जो आपके स्क्रीन पे अल्ट्रासाउंड स्क्रीन पे दिखती है। तो अगर कोई लंप है या सॉलिड मास है, वहां पे कोई फ्लूइड है जिसके ऊपर सूजन भी आ गई है, अगर वो चीजें आपके ब्रेस्ट में है तो वो अल्ट्रासाउंड से पता की जा सकती हैं। फिर ब्रेस्ट का एमआरआई, इस मशीन में बहुत मैग्नेटिक एंड रेडियो वेव्स जो होती है वो निकलती हैं, एक पिक्चराइजेशन बनाती है स्क्रीन पे। तो और साथ ही सबको करने के लिए इसमें एक डाई भी डाली जाती है ब्रेस्ट में, जो क्या करती है, जैसी डाई आप ब्रेस्ट में डालेंगे फिर उसके बाद जब ये रेज जो वेव्स हैं जो जब ये पास होती हैं तो जो एबनॉर्मल जगह होती है वहां पे ये डाई धुंधली पड़ जाती है, ब्लैक ब्लैक हो जाती है बाकी एरिया, फिर वहां पे डाई धुंधली पड़ जाती है। तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं, या फिर जो आपका वेव जा रहा होगा जो डाई का वो बीच में अगर रुक गया है, अगर वहाँ पे लंप है या फिर फ्लूइड जमा है कुछ भी है तो वो डाई भी वहाँ पे रुक जाएगा, जो कि हमारे ये वेव से डिटेक्ट कर लिया जाएगा और इसके स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो ये आपके ब्रेस्ट का एमआरआई होगा। अब आता है बायोप्सी। बायोप्सी क्या होता है, अगर ये इन सब मैमोग्राम और इन सबसे लंप से ये सब डिटेक्ट हो गया है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस हैं, तो डॉक्टर जो है वो फर्दर प्रोसेस पे जाता है जिसे कहते हैं बायोप्सी। बायोप्सी में एक स्पेशलाइज्ड निडल जैसी डिवाइस होती है जो कि एक्सरे और इन सब के उसमें अंडर गाइडेंस में यूज करते हैं। इसको ब्रेस्ट में डाला जाता है, जहाँ पे जो कैंसर सेल दिख रहे हैं या जो लंप दिख रहा है उस साइड पे डाला जाता है। साथ ही साथ इसके साथ एक छोटा सा मेटल मार्कर भी भेजा जाता है और वहां पे छोड़ दिया जाता है, ये पता करने के लिए कि हमने जो हमारा सैंपल है वो किस जगह से लिया है। तो वहां से उसको पिक किया जाता है उस कुछ सेल्स को और फिर उसको आगे लेबोरेटरी में भेज दिया जाता है ये एनालाइज करने के लिए कि वो सेल जो है वो कैंसरस सेल है या नहीं है। ठीक है। और जो ये बायोप्सी के सैंपल सेल होते हैं ये भी डिटरमाइन करते हैं कि ये सेल जो है वो ब्रेस्ट कैंसर में इन्वॉल्व है भी या नहीं है। अगर नॉर्मल सेल्स को भी अगर भेजते हैं तो ये भी पता करके बता देते हैं कि वो इस कैंसर सेल के लिए कैंसर सेल में इन्वॉल्व है या नहीं है। साथ ही साथ ये उसकी ग्रेड भी बता देते हैं कि कैंसर सेल में कौन सी ग्रेड चल रही है अभी और आपका जो ब्रेस्ट कैंसर है वो कौन सी स्टेज पे है। और साथ ही साथ बायोप्सी से हमें ये भी पता चल जाता है कि इसमें कौन सा रिसेप्टर जो है वो एक्टिव है, कौन सा हार्मोन रिसेप्टर जो है वो इसके साथ बाइंड हो गया है। जो हमारे कैंसर सेल होते हैं उसके साथ हमारे ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन भी बाइंड होता है, जो कि एक टाइप होता है कैंसर का, मैंने आपको वीडियो में बताया था इसके पहले वाले। तो ये भी पता कर देता है कि ईस्ट्रोजन के साथ बाइंड हो रहा है या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के साथ बाइंड हो रहा है आपका कैंसर सेल। तो ये बायोप्सी होती है। अब जैसे ही ये डायग्नोस कर लिया आपके डॉक्टर ने कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है,
तो वो इस पे काम करेगा कि आपकी स्टेज कौन सी है, क्योंकि किसी भी कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले ये पता करना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ये किस स्टेज में है, यहाँ से हम उसे वापस ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं, वही स्प्रेड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उस स्टेज को पता करना और उस टाइप को पता करना कि ये कौन से स्टेज पे है, किस टाइप का है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसके लिए ब्लड टेस्ट लगता है। मैमोग्राम से पता कर सकते हैं हम, ब्रेस्ट का एमआरआई, ब्रेस्ट का बोन स्कैन, सीटी स्कैन और पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी भी हम इसमें स्कैन में कर सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी वीमेन्स हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर है उन सबको ये सारे प्रोसीजर लगेंगे। ये सारे प्रोसीजर आपके साइन और सिम्टम्स पे डिपेंड करेंगे, जो आपको फील हो रहे हैं, जो आपकी बॉडी में फिजिकल एग्जामिनेशन के टाइम पे दिख रहे हैं, ये उस पर डिपेंड करेगा। उसी के बाद आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपका कौन सा डायग्नोसिस क्राइटेरिया जो है वो लगेगा। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर की जो स्टेजेस होती हैं वो 0 से 4 तक रहती हैं। ठीक है, जिसमें आपका नॉन इन्वेसिव और इन्वेसिव रहता है। हम स्टेज 4 का जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसको मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर भी कहते हैं। ये वो स्टेज हो जाती है जहाँ से हम वापस नहीं ला सकते हैं, ये पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है। तो अगर डायग्नोसिस के टाइम पे ये डिटेक्ट हो गया है कि आपका जो ब्रेस्ट कैंसर का स्टेज है वो स्टेज 4 है, तो वहां से उसे वापस लाना मुश्किल होता है। साथ ही साथ जो ब्रेस्ट कैंसर की स्टेजेस होती हैं वो ये भी बताती हैं कि आपके साथ जो रिसेप्टर्स जो हैं हार्मोन के वो कौन से बाइंड है, ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन या फिर HER2 या प्रोलीफेरेटिव फैक्टर। जो HER2 जो है वो एक पेट्रोल का काम करता है, ये नरिशमेंट देता है, कैंसर सेल को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो जो आपका डायग्नोसिस है वो हमेशा आपके साइन एंड सिम्टम्स पे डिपेंड करेगा और आपके स्टेजेस पे भी डिपेंड करेगा, और साथ ही साथ आपके जो फैक्टर हैं ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन लेवल के फैक्टर, इनके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि कौन सा क्राइटेरिया आपके डायग्नोस करने के लिए बेटर है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये टॉपिक जो है वो पसंद आया हो, ये आपको हेल्दी रहने में, फिट रहने में मदद करे। थैंक यू सो मच।